जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगला प्रश्न श्री छगन सिंह। प्रश्न संख्या 192। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र आहोर में झालोर केंद्रीय सहकारी बैंक से संबंध भूति ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा वर्ष 18-19 में की गई ऋण माफी की सूची परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 तथा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2003 में रीऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है। खंड 3 ग्राम सेवा सहकारी समिति में नियमानुसार व्यवस्थापक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक तक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जिस प्रकार से परिशिष्ट 1 और 2 पर जो सूची मिली है उसमें 2018 में तो ऋण माफी की सूची है, 2019 में किसानों का ऋण माफ हुआ। ये क्या ये पूरे राजस्थान में ऋण माफ नहीं हुआ 2019 में, या सिर्फ आहोर में नहीं हुआ? सब तरफ ऋण माफ हुआ है, केवल और का कोई छूटा हुआ नहीं है। जिसकी परिशिष्ट पे जो सूची में लगा रखी है, छुट्टी हो तो छूट गई वो लिस्ट, तो आप बताएं उसमें चेक करके कि किसका छूटा है। ये पूरी सूची परिशिष्ट 2 की सूची में सभी किसानों के ऋण 000 लिखा हुआ है माफी में। तो क्या वास्तव में ये सब किसी के ऋण माफ नहीं हुए? ये भूति की स्थिति है इस प्रकार से। और दूसरी बात ये है कि मेरे और विधानसभा में ऋण जो मिल रहा है वो 15,000 रुपये नए ऋणी को, वो भी कुछ किसानों को मिल रहा है। और दूसरी जगह जैसे पाली की चर्चा करते हैं तो वहाँ 25,000 मिल रहा है, सांचौर में 35,000। क्या ये अलग अलग मापदंड है या मापदंड सेम है? पहले तो ये बताया कि ऋण माफ क्यों नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, अगर ये खाली और में नहीं हुआ या पूरे राजस्थान में नहीं हुआ ऋण माफ जो होना था? राजस्थान में पूरे में ऋण माफ हुआ है और जिसके कितने प्रश्न लग चुके हैं और उसके जवाब दे चुके हैं। अगर आहोर का इस प्रकार का है प्रत्युत्तर आपके पास आया हुआ है, कोई छूट गए तो उसके कोई कारण है तो आपको बता दिए जाएंगे। इसमें कोई नहीं रहेगा। और 15,000 20,000 तो MCL के आधार पर ऋण दिया जाता है और जो लिमिट थी बैंक के पास उसके संसाधन उपलब्ध थे उसके अनुसार ऋण दिया गया है। कटारिया जी। प्रश्न बहुत ही लिमिटेड था। एक ही सहकारी समिति भूति के बारे में था कि आपने 18 से लेकर 21 तक किस किस किसान का ऋण माफ हुआ। इसमें आपने परिशिष्ट 1 पर जो लगाया 678 लोग, उनका तो आपने जो माफ किया वो फिगर उनके सामने दे रखे हैं। परिशिष्ट 2 पर जो 628 लोग वही किसान हैं या और किसान हैं, उनका सब जगह जो टोटल में आया वो 0,000। तो क्या वास्तव में इस एक ही पंचायत समिति में 19 के बाद किसी प्रकार का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है क्या? 19 के बाद कर्जा माफ हुआ है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिनके 0,0 लिखा हुआ है किन्हीं कारणों से उनका नहीं हुआ होगा या वो उसमें उस पात्रता नहीं रखते होंगे तो उनका नहीं हुआ होगा। कोई सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, XML भी हो सकता है, डिफॉल्टर भी हो सकता है। ऐसे आदमियों का किसी का नहीं हुआ होगा तो उसको जो आप सूची देंगे उसको वापस दिखवा कर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा। नहीं है, इसमें भी आपका 590 से लेकर कुछ लोगों का माफ का भी है और कुछ लोगों का 0 का भी है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जिनका 0 है ये पूर्णतः कर्जे से मुक्त पहले से ही थे, इस कारण से माफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्या? दोनों अलग अलग बताए गए हैं। जिनका ऋण माफ हुआ वो अलग है और जिनके माफ नहीं हुए वो 0,0 करके बताए वो गए हैं। और नहीं वो का कारण पूछते तो वो बता देता है किन कारणों से उनके 0,0 आए हैं। लेकिन जो आपको प्रत्युत्तर दिया गया परिशिष्ट 1 में रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है। माननीय मंत्री जी इसको दोबारा देख लें। परिशिष्ट 1 और 2 दोनों में आप देखें, 1 में तो आपने वेवर ले रखे हैं, 2 में वेवर नहीं दे रखे हैं, सब में 0,0 लिख रखा है। तो सीधा प्रश्न 2019 में उस सहकारी समिति में जो आपने परिशिष्ट दिया उनमें माफ हुए कि नहीं हुए, ये सीधा प्रश्न है। दोनों परिशिष्ट अलग अलग बना गए, जिनका माफ नहीं हुआ उनका अलग बनाया। दोनों पृथक पृथक बना करके इनको उपलब्ध कराया गया है। वो लिस्ट तो गांव वाइज एक ही है, लेकिन जिसका माफ हुआ वो लिस्ट अलग बनाई है और जिसका माफ नहीं हुआ वो अलग बनाई है। केवल पता नहीं माननीय सदस्य ने एक ही
सहकारी समिति भूति का पूछा, अगर ये राजस्थान के सबका पूछता तो सरकार की बिल्कुल खराई खुल जाती ना। मैं चाहता हूँ कि इसको कहीं डिटेल इसका किसी रूप में लेकर के आप किसी तरह से, अगर या तो डिमांड के दिन या किसी दिन इसको रखें, अगर इसकी डिमांड हो तो मैं सोचता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी बात है। कहने के लिए तो आप कहते हो हमने सब माफ़ कर दिया, सब माफ़ कर दिया, लेकिन एक समिति का रिकॉर्ड जब आया सामने और किसान का नाम से आया तो बिल्कुल मामला उल्टा निकला। इसलिए संदेह होता है कि बाकी लोगों का हुआ है या केवल घोषणा है। नहीं, मैं कह रहा, मैं दोबारा देखा, 2018 में जो दिया उनका परिशिष्ट 1 में, 2019 में दिया उनका परिशिष्ट B2 में, और ए में लिख रखा है कि 2021 में जिनका उनकी राशि लिख रखी है, और जिनका 2021 में नहीं हुआ है वो परिशिष्ट बी में 0 लिखा है। इसका मतलब उस सहकारी समिति में 2021 में जिनका हुआ उनका परिशिष्ट 1 है और जिनका नहीं हुआ उनका 2 में। अगला प्रश्न श्रीमती मीना कंवर। क्वेश्चन संख्या 193। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, दिसंबर 2018 से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके बकाया परिलाभों का आगारवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभों का भुगतान किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहती हूं, जो आज दिन तक जिन अधिकारी कर्मचारियों के परिलाभ शेष हैं वो कब तक भुगतान करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं, राजस्थान रोडवेज बड़े घाटे से गुजर रही है और 2012-13 में हमने 2012-13 2013-14 में एक बार 500 करोड़ का एक बार 175 करोड़ का लोन भी लिया गया। अब लगभग 400 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाएगा तो हम जो हमारे बकाया बाकी चल रहे हैं, जो लोग रिटायर्ड हो गए, उनको वास्तव में पैसा मिलना चाहिए। इस मामले में मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ही बात हुई है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी चिंतित है। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ गई कि इस कोरोना संकट में हमने 2 बार कोशिश की, जो हमारे पास एक्स्ट्रा जमीन है रोडवेज के पास, वो एक्स्ट्रा जमीन भी बेचे, बातचीत भी हो गई, लेकिन वो नहीं हो पाई। अब इसमें जब मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, वो खुद ये चाहते हैं कि जो लोग रिटायर्ड हो गए और कई लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई लेकिन उनको पैसा नहीं मिला, वो पैसे पर उनका हक है। इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। हम इसके लिए चाहे बड़ा लोन लें और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी सरकार की सहायता के लिए उनसे एक बड़ा हमने रिक्वेस्ट की थी और वो खुद चिंतित है। इसलिए मुझे पक्की उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन लोगों को पैसा देना चाहते हैं जिनकी डेथ हो गई और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको सबको, तो उनको एक साथ पैसा देने की तैयारी सरकार कर रही है। चाहे उसके लिए लोन लेना पड़े, चाहे सरकारी स्तर पे कुछ भी प्रयास करने पड़े, लेकिन इसमें सरकार की नीयत साफ है कि इन लोगों का हक है, उनके लिए कुछ भी व्यवस्था करें, उनके व्यवस्था के लिए सरकार चिंतित है, वो हम करेंगे। बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य आपने दिए हैं। अभी तो ये केवल 18 से पूछ रहे हैं, अब तक जो रिटायर्ड हुए वो हैं आपके 2432 लोग, और उनका जो बकाया है वो 188 करोड़ 24 लाख 188 करोड़ 24 लाख रुपया तो केवल और केवल इस प्रश्न की जो परिवी में आते 18 से लेकर पुराने तो और छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये इतनी बड़ा जो पेमेंट आपको करना है, क्या ये पेमेंट इस सारी रोडवेज को देने के बाद प्राप्त होगा या कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने चिंता व्यक्त की, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। 2018 से पहले वालों को तो क्यों नहीं देंगे, 2018 के बाद वालों को भी देंगे, पहले वालों को भी देंगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लेकर जा रहे हैं कि 2018 में आपका राज आ गया, इसलिए आप तो आपके राज की चिंता करो और हम जो डूबो कर चले गए आप उसकी चिंता मत करो, हम तो सबकी चिंता करेंगे। मैं आपसे, मैं सम्मान करता हूं आपका, मैं आपसे जो कहना, आपने जो क्वेश्चन पॉलिटिकलाइज किया उसका जवाब मैं दे रहा हूं, नहीं तो हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आप मुझे बताइए, 2012-13 में 500 करोड़ का लोन तो आपकी सरकार ने लिया, फिर आप 2013-14 में फिर आपने 175 करोड़ का लोन लिया, हमने भी लोन लिया, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं, ये कॉर्पोरेशन है, नियत साफ है, 100% जो प्रॉमिस
चुनाव से पहले रोडवेज वालों से किए थे वो भी पूरे करेंगे, और मैं आपको आज कह रहा हूं जो बकाया इनका वो भी पूरा करेंगे। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती, कम से कम हर क्वेश्चन को आप इतना जल्दी कांग्रेस बीजेपी में बांट देते हैं, कोई घटना हो जाए, कोई अपराध हो जाए, उसको भी कांग्रेस बीजेपी में बांट देते हैं, तो ऐसे तो ना होता। मैं अध्यक्ष जी मैंने जवाब दिया। माननीय मंत्री जी प्लीज प्लीज, माननीय मंत्री जी बी रेलेवेंट, डोंट बी इररेलेवेंट। अगला प्रश्न श्रीमती सफिया जुबैर। क्वेश्चन नंबर 194। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, ये सही है कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के मध्य बोर्ड की स्वीकृत से निम्न कमेटियों का गठन किया गया है। नंबर 1, वक्फ संपत्तियों के किराए एवं विकास से संबंधित प्रकरणों से निस्तारण हेतु बोर्ड सदस्यों की किराया व विकास समिति आदेश की प्रति प्रशिष्ट पर संलग्न है। नंबर 2, वक्फ जायदादों की कमेटी गठन हेतु 7 प्रस्तावों की समीक्षा हेतु बोर्ड सदस्यों की समिति आदेश की प्रति प्रशिष्ट 2 पर संलग्न है। नंबर 3, विकास समिति मुस्लिम मुसाफिर खाना MD रोड जयपुर आदेश की प्रति प्रशिष्ट 3 पर संलग्न है। नंबर 4, वक्फ कमेटी मस्जिद देशवालियन डीडवाना जिला नागौर आदेश की प्रशिष्ट 4 पर संलग्न है। 5वां नंबर, वक्फ कमेटी हाजी शंकरबार साहब नरहट जिला जुनू आदेश की प्रति प्रशिष्ट 5 पर संलग्न है। खंड 2, जी नहीं, बोर्ड द्वारा उक्त गठित कमेटियों में से किसी भी कमेटी का गठन बोर्ड की बिना स्वीकृति के नहीं किया गया है। खंड 3, उक्त कमेटियों का गठन राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसरण में किया गया है। अध्यक्ष दी, मैं आपकी अनुमति से पूछना चाहूँगी कि बोर्ड ने तो स्वीकृति दी जो भी कमेटियां गठित हुई, लेकिन बोर्ड ने क्या नियमों की पालना करी, और नहीं करी तो क्या आप जांच कमेटी बिठा के इस बातों की जांच कराएंगे? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि बोर्ड अपने आप में सक्षम है कि वो अपने बोर्ड की मीटिंग करके कमेटियां बनाता है। उसके बावजूद भी माननीय सदस्यों को लगता है, संदेह है कि ये कमेटी गलत बनी है, तो आप हमें लिखित में दे दें, हम अपने स्तर पर GS लेवल पर इसकी जांच करवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस है। मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आपके पास घाट गेट पे 9 बीघा जमीन उपलब्ध है। क्या आप महिलाओं के लिए वहाँ एक शिक्षण संस्थान बनाने का विचार रखते हो? ये जमीन देंगे? और क्या मुख्यमंत्री जी से अध्यक्ष महोदय आप सिफारिश करके वहाँ एक गर्ल्स कॉलेज करवाने की व्यवस्था करेंगे? अगला प्रश्न श्री धर्मेंद्र कुमार। आपकी भावना रिकॉर्ड करवा दी, ठीक? प्रश्न संख्या 195। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सभी सदस्यों को, पूरे प्रदेश की जनता को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। खंड 1, जिला भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, टोंक एवं बूंदी में प्राप्त एवं रुकवाए गए बाल विवाह प्रकरणों की सूची संलग्न है। अन्य जिलों का विवरण भी परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, जी नहीं, भारत सरकार द्वारा देश में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह करना या रचना एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है, अतः इसको सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। खंड 3, राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं राजस्थान अधिनियम 2007 लागू हैं, जिसके प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बाल विवाह रोकने के लिए किसी अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की है? नंबर 2, क्या बाल विधवाओं को प्रदेश में चिन्हित कर लिया गया है? उनके जीवन में सुधार के लिए क्या योजना बनाई गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी 2006 जो भारत सरकार का प्रावधान है, उसके तहत जो कमेटी राजस्थान के अंदर बनाई गई, उसके अंदर समस्त उपखंड अधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त जिलों के उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता जिला स्तर, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जिला स्तर, संरक्षण अधिकारी महिला अधिकारिता जिला स्तर, बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवाएं परियोजना स्तर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ब्लॉक स्तर,
ये कमेटी बनाई गई है। साथ में जो आपने विधवाओं की समस्या को आज बताया है कि विधवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, तो जो हमारी जितनी भी योजनाएं महिलाओं के प्रति चल रही हैं, चाहे हमारे विभाग द्वारा चल रही हैं, चाहे सरकार अन्य विभागों के द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहन की योजनाएं संचालित कर रहा है, उनमें तमाम योजनाओं में विधवाओं को अलग से स्थान दिया गया है, उनका कोटा अलग से फिक्स है। इसके अंदर सरकार किसी तरह का कोई संशय नहीं मान रही है। विधवाओं के लिए हम हर स्तर पे कार्य करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 139 का बताया, जबकि एक भास्कर की रिपोर्ट है राजसमंद चित्तौड़गढ़ टोंक में 350 की संख्या आई है, और जबकि वो भी श्रमिकों का काम कर रहे हैं, बाल विधवा और SC ST के जो आंकड़े बताए हैं, OBC के 55%, SC के 22% और ST के 15%, अन्य 7%, तो कितने उच्च स्तर पर हो रहे हैं। सरकार थोड़ा जागे, इस पर ध्यान दे, इसका जवाब दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य मेरे ख्याल से कोई अखबार की कटिंग को आधार मान के बात बता रहे हैं। हमारे पास में सरकारी आंकड़ों के आधार पे जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो SDM ने और तहसीलदार ने और पूरी कमेटी ने जो हर जिलों के अंदर रजिस्टर्ड किए, उनकी संख्या है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे कोई अनियमितता आई है तो निश्चित आप हमको बताइए, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं सदन में एक निवेदन अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से करना चाहती हूँ कि जो ये बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसी अपराध, आज महिला दिवस है, मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगी कि आज हम लोग एक संकल्प लें कि बाल विवाह अगर हम होता है प्रदेश में तो वो किसी पार्टी, किसी समाज का नहीं है। हम लोगों को बाल विवाह रोकने के लिए सभी साथियों को मिलके इस प्रदेश के अंदर अभियान चलाना होगा। अपने जो भी हम भाषण देते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उनमें इस चीज़ को जरूर बोलना चाहिए। साथ ही हम चाहते हैं भ्रूण हत्या मुक्त भी राजस्थान हो, बच्चियों को जन्म देने का मौका मिले, भ्रूण हत्या ना हो। साथ ही आज महिला दिवस के दिन में माननीय तमाम सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप और हम सब लोग मिलके प्रदेश की बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने का एक माहौल बनाएं, जिससे हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास में हमारी महिलाओं को भी प्राथमिकता मिल सके। अगला प्रश्न हमीर सिंह बहल। प्रश्न संख्या 196। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1, जी हां, बाड़मेर जिले में वर्तमान में 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 23 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, जिनका ट्रेड सहित विवरण परिशिष्ट 1 और 2 पर संलग्न है। खंड 2, जी हां, बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगने के कारण ITI प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने के अवसर में बढ़ोतरी होगी। रिफाइनरी से संबंधित अधिकांश ट्रेड वही होते हैं जो कि बाड़मेर जिले की विभिन्न ITI में स्वीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 1 और 2 में संलग्न है। फिर भी रिफाइनरी से संबंधित विशिष्ट ट्रेड खोलने हेतु रिफाइनरी प्रबंधन को दिनांक 30/1/2020 व 14/2/2020 को पत्र लिखे गए हैं, परिशिष्ट 3 व 4 पर संलग्न है। उल्लेखनीय है कि रिफाइनरी सेक्टर में संबंधित रोजगार परक लघु अवधि पाठ्यक्रमों का दिनांक 18/12/2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में स्ट्रक्चरल वेल्डर व्यवसाय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालोतरा में स्ट्रक्चरल फिटर व्यवसाय प्रारंभ किया गया। वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में स्ट्रक्चरल वेल्डर व्यवसाय में 20 तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालोतरा में स्ट्रक्चरल फिटर व्यवसाय में 20 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षारत हैं। इसके अतिरिक्त रिफाइनरी प्रबंधन की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए व्यवसाय खोले जाने की कार्रवाई वित्तीय संसाधन उपलब्धता अनुसार की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूंगा, सिंदरी में IIT वर्तमान में संचालित हो रही है, कौन कौन सा हेड चल रहा है और कितनी राशि भवन पर खर्च हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंदरी ITI नवनिर्मित है और हम लोगों ने उसको हैंडओवर ले लिया है। पिछले साल हमने उसको शुरू करनी थी,
लॉकडाउन के बाद में जुलाई में सेशन शुरू नहीं हुआ, इस वजह से वो ITI शुरू नहीं हो सकी। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्योंकि आपका प्रश्न था तो मैंने विभाग के अधिकारियों के साथ में सुबह चर्चा करी और निश्चित रूप से आने वाले सेशन में जुलाई के अंदर आपकी ITI शुरू कर दी जाएगी। अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल जिनगर। 197। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश के निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन कराने जाने पर संलग्न है। मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनावार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र कपासन में विगत 3 वर्षों में 14,667 पंजीयन किए गए हैं तथा उक्त अवधि में हिताधिकारियों के पंजीयन तथा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वितों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 3, उक्त क्षेत्र में लंबित आवेदनों का ब्लॉकवार विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। खंड 4, आवेदनों का नियमानुसार एवं नियमित निस्तारण यथाशीघ्र फीफो पद्धति पर वरीयता के आधार पर ही किया जाता है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। मेरा पहला प्रश्न है, क्या यह सही है कि वर्ष 2019 एक वर्ष में 9,177 श्रमिकों का पंजीयन हुआ और 2 वर्ष 19 और 20 में 2 वर्षों में मात्र 5,490 श्रमिकों का ही पंजीयन हुआ? कम क्यों हुआ? एक तो ये कारण। दूसरा, क्या यह सही है कि 18 वर्ष की पढ़ी लिखी बालिकाओं को शुभ शक्ति योजना में वर्ष 1918 में 178 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? 19 और 20 में इस योजना को क्या बंद कर दिया गया है? एक भी बालिका को इसमें लाभान्वित नहीं किया गया है। इसी के अंदर एक बता दें कि विभिन्न योजनाओं में, श्रमिकों की विभिन्न योजनाओं में अब तक के कितने प्रकरण लंबित हैं जिनको लाभ देना जरूरी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में सभी योजनाओं में कपासन के अंदर 5,255 प्रकरण लंबित हैं। आपने दूसरा पूछा कि शुभ शक्ति में आपने बंद कर दी क्या? शुभ शक्ति स्कीम बंद नहीं है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर मार्च 17 तक के ही प्रकरण अभी उसके अंदर हम निस्तारित कर रहे हैं। तीसरा, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने कहा कि इतने पंजीयन कम क्यों हुए। मैं एक बार आपको थोड़ी सी जानकारी पहले की भी देना चाहूंगा कि आपके समय में भी पिछले 3 वर्षों में 16, 17, 18 की हम बात करें तो 45,375 आवेदन आए थे और जिसमें से सिर्फ 12,999 ही स्वीकृत हुए थे उस समय। लेकिन इसके अंदर जो अप्लाई करता है वो ऑटोमेटिक अगले वर्ष में फॉरवर्ड हो जाता है, इसलिए पुरानी पेंडेंसी का भी निस्तारण करते हुए हम आ रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले समय में अगर हम बात करें निस्तारण की तो इसमें 29,613 आवेदन आए, चित्तौड़ की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें से 14,815 हमने निस्तारण किए। यानी आपके समय में लगभग 30% निस्तारण हो रहे थे, हमारे समय में लगभग 50% निस्तारण हम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आवेदनों का भी हम बात करें तो आपके समय में लगभग हर वर्ष 1 लाख आवेदन निस्तारण हो रहे थे और इस समय हम लगभग 1.5 लाख आवेदन निस्तारण कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ बजट की समस्या की वजह से कुछ स्कीमें जरूर लंबित हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पे हम इनका निस्तारण कर रहे हैं। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि विभिन्न योजनाओं अभी तक लंबित ही चलते रहेंगे, इसकी इतनी स्लो स्पीड होगी। श्रमिकों का जीवन का प्रश्न है और आपने प्रश्न 3 में ये बताया था श्रमिकों को टूल किट जो होते हैं औजार मात्र 2 श्रमिकों को दिए, आवास 2 श्रमिकों को दिया। ये इस प्रकार से ऐसे श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसमें थोड़ी मेरा ये प्रश्न है कि ये कब तक जो पंजीयन से लंबित हैं 9,233 श्रमिकों का पंजीयन लंबित चल रहा है, यह कब तक हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं टूल किट, अब पिछली बार आवेदन ही 2 आए थे, 1 को दे दिया। आवेदन ही 2 आए थे पिछले वर्ष में, 1 को दे दिया। उससे पिछले में 9 आए थे, उनको 5 को दे दिया। उससे पिछले में 12 आए थे, उनमें 4 को दे दिया।
अप्लाई करेगा तभी तो हम देंगे। और बात निस्तारण की है, क्योंकि ऑनलाइन है, आज भी कहीं ना कहीं कोई भी किसी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा होगा, 24 घंटे अप्लाई होता रहता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता। आज हम जिन योजनाओं का भुगतान करते हैं, आज ही नई अप्लाई भी हो जाती है। इसलिए माननीय सदस्य, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरा जो आपने कहा है जल्दी पंजीयन की, वहां पे माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूंगा, पंजीयन बहुत ही कम पेंडिंग है अभी वहां पे। जो है हमारे स्तर पे 1553 पेंडिंग है, जो जिनमें हमारे स्तर पे जिनकी जांच होनी है, वो मैं कहना चाहूंगा इस माह के अंदर उनको हम पूरा करा देंगे। मार्च में कोई पेंडेंसी वहां की नहीं रहेगी। धन्यवाद। प्रश्न गोपाल लाल, संख्या 198। जी नहीं, गृह रक्षा नियम 1962 व अधिनियम 1963 में संशोधन एवं स्वयंसेवकों को स्थायी किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जी नहीं, होमगार्ड अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन के रूप में होमगार्ड्स का गठन किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के अंतर्गत गृह रक्षा स्वयंसेवक होमगार्ड को 5 वर्ष के लिए नामांकन किया जाकर सदस्यता प्रदान की जाती है। इन नियमों में होमगार्ड स्वयंसेवकों को स्थायी नियुक्ति जाने का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वर्तमान में प्रदेश में होमगार्ड के कितने पद रिक्त हैं और आप होमगार्ड के स्वयंसेवकों को 1 माह रोककर पुनः 1 माह के लिए सेवा में लगाते हो? क्या सरकार इन्हें नियमित वर्ष भर कार्य सेवा देने का विचार रखती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जो हमारे पास होमगार्ड जो हैं स्वयंसेवक वो हैं 28,050 और रिक्त पद हैं 4842 और जो बॉर्डर होमगार्ड हैं वो 2064 और रिक्त पद जो मैंने बताया 290। वर्तमान में रोटेशन प्रक्रिया के हिसाब से होम जो स्वयंसेवक हैं उनको काम मिलता है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार की मंशा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड्स को रोजगार मिले और उसी का नतीजा है कि कोविड में भी काफ़ी इनको रोजगार मिला है और तमाम विभागों को भी हम लोगों ने लेटर लिखा है। हमारी भी मंशा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। होमगार्ड को हमने मिनिमम वेज के आधार पर उनकी सैलरी को बढ़ाया और इस बढ़ाने के कारण से जो वास्तव में उन्हें लाभ मिलना चाहिए, सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो होमगार्ड को आज की तारीख में क्योंकि 18,000 से 21,000 देना पड़ता है, इसलिए कई नगर पालिकाओं ने, कई हॉस्पिटल ने, कईयों ने होमगार्ड को छोड़कर प्राइवेट एजेंसी से 8,000 और 9,000 के आदमी को रखकर इन बच्चों को सारे को नौकरी जो पहले कर रहे थे वो पिछले 1 साल से बाहर हो गए हैं। तो कम से कम सरकारी जितनी भी जगह है जहां होमगार्ड की उपलब्धि है वहां उन बच्चों को लगाने के बारे में कोई कठोरता से कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे विपक्ष के नेता पहले गृह मंत्री रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा इनके टाइम पे 33% नियोजन था, हमने बढ़ा के कम से कम 58 तो किया इसको। और मैंने अभी पूर्ण जवाब में पहले भी कहा कि मैंने हर विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के लिए भी पत्र लिखे हैं, आपके औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी पत्र लिखे हैं, तमाम चिकित्सा विभाग के भी लिए पत्र लिखे हैं। जहां जैसी रिक्वायरमेंट आती है हम वहां पर अवेलेबल कराते हैं, परंतु हम किसी विभाग को बाध्य नहीं कर सकते कि वो हमारे होमगार्ड ले। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा। अगला प्रश्न श्री जोगिंदर सिंह गावाना। प्रश्न संख्या 200। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, नदवई क्षेत्र में दुग्ध संकलन भरतपुर दुग्ध संघ के अधीन किया जाता है तथा वहां से दुग्ध परिवहन कर भरतपुर डेयरी प्लांट जो नदवई से 37 किलोमीटर दूर है पर ले जाया जाता है। नदवई के आसपास 12 दुग्ध ग्राम समितियों के माध्यम से लगभग 500 से 600 लीटर दुग्ध का संकलन किया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। लीन सीजन ग्रीष्म ऋतु में क्षेत्र में दुग्ध संकलन घटकर 150 से 200 लीटर ही रह जाता है। अतः वर्तमान में नदबई में सरस दुग्ध अवशीतन केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव दूध संकलन की मात्रा कम होने के कारण विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा
कि जो अभी 12 समितियों के बारे में बताया कि 12 समितियों के माध्यम से दूध भरतपुर जाता है, ये केवल 20 से 25 गांवों को कवर करती हैं, जबकि नदबई जो मेरी तहसील है उसमें 125 के आसपास गांव आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या आगे सर्वे करने पे विचार करते हैं या नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने जो बात कही कि 12 समिति में गांव कवर नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों को मैं निर्देशित करूंगा कि वो वहां जाकर अगर सदस्य नई समितियां गठित होने का वो मानसिकता रखते हैं तो उसके लिए वो प्रयास करें। अगला प्रश्न श्री रूपाराम। प्रश्न संख्या 5301। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर में पक्के खालों का निर्माण सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा कराया गया था। निर्माण पश्चात पक्के खालों की मरम्मत रखरखाव का कार्य संबंधित काश्तकारों द्वारा ही किया जाता है, अतः इसके क्षतिग्रस्त होने की सूचना सिंचित क्षेत्र विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। खंड 2, कच्चे खालों से सामान्य सीपेज लीकेज होते हैं। पक्के खालों का संधारण, मरम्मत इत्यादि का कार्य काश्तकारों द्वारा ही किया जाकर इनके द्वारा प्राप्त सिंचाई पानी का समुचित उपयोग किया जाता है। खंड 2